जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोगों ने करना है जी CS 610 की लास्ट वीडियो है हमारी। 16, 17 एंड 18 लेक्चर्स हम लोग करेंगे और ये तीनों ही लेक्चर्स जो हैं वो मिड टर्म के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली 18 लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के मिड टर्म के लिए, तो उसको हम लोग अच्छे से कर लेंगे। बाकी साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूंगी इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग। और मैंने पिछली वीडियोस में भी अपनी कहा है कि अगर आप लोगों का जो रिस्पांस है ना और जो फीडबैक है उसी की बेसिस पे मुझे पता चलेगा कि मैंने फाइनल टर्म की वीडियोस बनानी है या नहीं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आप लोग चाहते हैं कि फाइनल टर्म की भी मैं सीरीज़ बनाऊँ। ठीक है, तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। और दूसरी चीज़, सब्सक्राइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी जो है ये सीरीज़ कंप्लीट कराऊँ। ठीक है, बाकी मिड टर्म की तो खैर मैंने स्टार्ट की थी, तो मैंने कहा कि मैं कंप्लीट भी करवा दूंगी तैयारी। अच्छा, यहाँ पे लेक्चर नंबर 16 के अंदर हमारे पास आ जाता है जी राउटिंग। राउटिंग क्या होती है? सबसे पहले ये कह रहे हैं सोर्स इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंट का मतलब यही होता है कि किसी चीज़ पर डिपेंड ना करना। तो नेक्स्ट होप जो हमारे पास टू द डेस्टिनेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द सोर्स ऑफ पैकेट्स, यानी कि पैकेट्स के ऊपर हमारी जो नेक्स्ट होप की डेस्टिनेशन है वो डिपेंड नहीं करती। और इसी फिनोमेना को ही हम लोग सोर्स इंडिपेंडेंस कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी hierarchical addressing and routing. The process of forwarding the packets of information is called routing. पैकेट्स को फॉरवर्ड करने का जो प्रोसेस होता है ना, ठीक है, उससे ही हम लोग राउटिंग कहते हैं। और जो इंफॉर्मेशन होती है डेस्टिनेशंस के बारे में उसको हम लोग राउटिंग टेबल्स में रखते हैं। ये इन्होंने छोटा सा एक एंट्रीज बनाई हुई है नेक्स्ट होप की, जिसके अंदर इन लोगों ने बताया हुआ है कि 1 2 जो है इसके अंदर इंटरफेरेंस 1 है, 1 5। अच्छा, ये जो इस तरह के छोटे छोटे टेबल्स और ये जो डायाग्राम्स आ रही हैं ये आपके पास प्रैक्टिकल के पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। उसमें आप लोगों को ये डायग्राम्स आ सकती हैं और साथ में यहाँ पे ABCD ये पूरी डायग्राम बनी हुई होगी और जस्ट बोला होगा कि यहाँ पे बताएं कि इंटरफेरेंस 1 यहाँ पे आएगा, इंटरफेरेंस 4। ठीक है, तो ये चीज़ें वैसे इंपॉर्टेंट नहीं होती लेकिन प्रैक्टिकल के पेपर में ये आ सकती हैं। नेक्स्ट ये वाला भी छोटा सा एक टेबल है, ये भी आप लोगों ने कर लेना है कि अगर डेस्टिनेशन 1 या एनीथिंग हो तो इंटरफेरेंस 1 होता है, अगर 3 एनीथिंग हो तो इंटरफेरेंस 4 होता है, और अगर 2 एनीथिंग हो तो लोकल कंप्यूटर होता है। राउटिंग वैन के अंदर क्या होती है कि वी कैन ऐड कैपेसिटी टू द वैन बाय एडिंग मोर लिंक्स एंड पैकेट स्विचेस। हम लोग क्या कर सकते हैं, कैपेसिटी ऐड कर सकते हैं। कैसे कि अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिंक्स को ऐड करें और पैकेट स्विचेस को, और जो पैकेट स्विचेस होते हैं उनको कंप्यूटर्स अटैच करने की ज़रूरत नहीं होती। दो तरह के हमारे पास स्विच हैं अटैच कंप्यूटर के अकॉर्डिंगली। पहला है इंटीरियर स्विच, दूसरा है एक्सटीरियर। जो इंटीरियर स्विच होता है ना, दैट हैज़ नो अटैच कंप्यूटर्स। ऐसा स्विच जिसके अंदर कोई भी कंप्यूटर अटैच नहीं होता उसे इंटीरियर कहते हैं, और वो स्विच जिसके अंदर कंप्यूटर्स अटैच्ड होते हैं उसे हम लोग एक्सटीरियर कहते हैं। और दोनों इंटीरियर एक्सटीरियर स्विचेस जो हैं ये पैकेट्स को फॉरवर्ड करते हैं, और इनमें आप लोगों को राउटिंग टेबल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। और राउटिंग टेबल्स जो हैं उसके अंदर दो चीज़ें होनी चाहिए। एक चीज़ होती है यूनिवर्सल राउटिंग, एक होती है ऑप्टिमल राउट्स। अच्छा, यूनिवर्सल राउटिंग के अंदर इट शुड हैव नेक्स्ट होप फॉर ईच पॉसिबल डेस्टिनेशन, यानी कि हर जो पॉसिबल डेस्टिनेशन है उसके लिए आपके पास नेक्स्ट होप होनी चाहिए। और ऑप्टिमल जो राउट्स होते हैं इसके अंदर जो टेबल के अंदर आपके पास जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना उसे हम लोग ऑप्टिमल राउट्स कहते हैं। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों ही चीज़ें, ये टू टाइप्स ऑफ स्विचेस अकॉर्डिंग टू अटैच कंप्यूटर्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और यूनिवर्सल राउटिंग की ये जो दो पॉसिबल डेस्टिनेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, मॉडलिंग अ वैन। टू मॉडल अ वैन वी यूज़ अ ग्राफ। अगर हम लोगों ने वैन को मॉडल करना है तो हमें ग्राफ चाहिए होगा जिसके अंदर नोड मॉडल स्विचेस होते हैं और एजेस होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन होता है स्विचेस के दरमियान। और ये जो मॉडलिंग है ये कैप्चर करती है एसेंस ऑफ नेटवर्क को और इग्नोर कर देती है अटैच कंप्यूटर्स को। ये इन लोगों ने बनाया हुआ है, किस तरह इन लोगों ने वैन को मॉडल किया हुआ है। तो ये इन लोगों ने जो है वो स्विचेस लगाए हुए हैं, ये 4 स्विचेस हैं और इनको आपस में इनका कनेक्शन हुआ हुआ है, और ये साथ में इन लोगों ने छोटा सा पाथ बना दिया है। ठीक है, राउटिंग कंपटीशन विद अ ग्राफ। खैर ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको आप लोग स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी रेडुएंट राउटिंग इंफॉर्मेशन। इसके अंदर आपने नोटिस करना है कि जो डुप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होगी राउटिंग टेबल के अंदर नोड 1 के लिए, जैसे कि उन्होंने ऊपर शो की हुई है फिगर के अंदर, हम लोग ये देखते हैं कि जो स्विच है
उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही आउट गोइंग कनेक्शन है और सारी की सारी जो ट्रैफिक है वो वो ट्रांवर्स करेगी उस कनेक्शन को। जैसे इन लोगों ने ऊपर बनाया हुआ है ना, इसके अंदर ये कह रहे हैं सिर्फ एक ही आउट गोइंग कनेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 से 3 के साथ एक कनेक्शन है, 3 से 2 के साथ एक कनेक्शन है, 2 से 4 के साथ एक कनेक्शन है और 3 से 4 के साथ एक ही कनेक्शन है। डिफॉल्ट राउट्स कौन से होते हैं कि राउटिंग टेबल के अंदर जो एंट्रीज होती है ना वो कोलैप्स कर सकती है, ठीक है, विद डिफॉल्ट रूट के साथ। तो अगर डेस्टिनेशन जो होगी वो उसके पास एक्सप्लिसिट राउटिंग के अंदर अगर टेबल एंट्री नहीं होगी तो वो डिफॉल्ट रूट को यूज करेगा। डिफॉल्ट रूट यानी अगर आप उसको एंट्री नहीं भी देते तो वो खुद से कोई एंट्री ले सकती है। ठीक है, मजीद ये टेबल आ गया, इसको भी आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 17 लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ना है राउटिंग एल्गोरिदम्स के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग दो मेथड सीखेंगे कि जिसके ज़रिए हम लोग राउटिंग टेबल्स को बिल्ड कर सकते हैं। पहला है जी मैनुअल एंट्री एंड सॉफ्टवेयर। दूसरा हमारे पास जो है वो मजीद दो हम लोग को मेथड्स दिए हुए हैं इंफॉर्मेशन को राउट करने के लिए। तो वो स्टैटिक राउटिंग एंड डायनेमिक राउटिंग है। यहाँ पे जस्ट आपको टेबल के नाम बताएंगे, इनको आप लोगों ने एज इट इज़ याद रख लेना है, ये एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी स्टैटिक राउटिंग क्या होती है कि ये बूट टाइम पे यानी कि जब हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं ना तब ये राउटिंग होती है और ये सिंपल होती है और इसके अंदर लो नेटवर्क ओवरहेड भी होते हैं और ये इनफ्लेक्सिबल भी होती है। अगर तो आप लोगों के पास ये शार्ट क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि आपको बोला जाता है कि दो नाम बता दें तो आपने सिंपली दो नाम बता देने। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ स्टैटिक राउटिंग के बारे में पूछा जाता है ना शॉर्ट में तो 3 मार्क्स का तो होगा। तो आप देखेंगे कि 1 लाइन ये बन रही है, सेकंड लाइन ये बन रही है, थर्ड ये बन रही है और 4 ये बन रही है, तो उसको आप पॉइंट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डायनामिक राउटिंग में हमें ऑटोमेटिक अपडेट्स जो है वो प्रोग्रामर की तरफ से अलाउ कर दी जाती हैं और हम लोग उन्हीं नेटवर्क फेलियर्स के अराउंड ऑटोमेटिकली भी काम कर सकते हैं। कंप्यूटर के जो शॉर्टेस्ट पाथ होते हैं ना उनको हम लोग ग्राफ के अंदर कैसे करते हैं। जब हम लोग कंप्यूटिंग कर रहे होते हैं शॉर्टेस्ट पाथ की तो फर्स्ट सबसे पहले हमने अज्यूम करना होता है ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन को, ठीक है, और हर नोड के ऊपर हम लोग डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिदम को यूज करते हैं टू कंप्यूट शॉर्टेस्ट पाथ फॉर द ईच नोड ऑफ टू एवरी अदर नोड। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे एमसीक्यूज बन रहा है कि जब हम लोगों ने शॉर्टेस्ट पाथ को कंप्यूट करना होता है ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन के अंदर तो हम कौन सा एल्गोरिदम यूज करते हैं। तो आपने याद रखना है कि कौन सा एल्गोरिदम यूज होता है, डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिदम जो है वो यूज होता है। इसको मैंने मजीद हाईलाइट कर दिया, इसको आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। अच्छा जी, वेटेड ग्राफ क्या होता है, ये नीचे मैं आप लोगों को ग्राफ बताऊंगी भी कि किस तरह से ये बनाना है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल के पेपर में लाजमी आता है। अच्छा, वेटेड ग्राफ जो है ना वो मैं आप लोगों को एक वैसे भी बता देती हूँ ओवरऑल के नीचे हमारे पास एक ग्राफ आएगा ना, ये रहा, ये वेटेड ग्राफ है। कैसे? क्योंकि इसके साथ देखिए वेट्स लगे हुए, ये जो वैल्यूज लगी हुई है ना इन्हें हम लोग कहते हैं वेट्स। जैसे 8, 2, 3 ये जो वैल्यूज लगी हुई है ना, ठीक है, इन्हें हम लोग ये जो एजेस के ऊपर वैल्यूज हैं, ठीक है, ये तो नोड्स है ना 1, 5, 2, 6, 3 ये नोड्स हैं और ये एजेस हैं। एजेस के ऊपर जो वैल्यूज लगी हुई होती हैं इसे हम लोग कहते हैं वेटेड ग्राफ। तो जो डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिदम है ये एकोमोडेट करता है वेट्स को ऑन द एजेस इन द ग्राफ। द शॉर्टेस्ट पाथ इज देन द पाथ विद द लोएस्ट टोटल वेट सम ऑफ द वेट विद ऑल द एजेस, और एजेस को हम लोग होप्स भी कहते हैं। अब ये ज़रा आप लोगों ने ध्यान से समझना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे 610 के भी पेपर में आ सकता है लेकिन ज़्यादातर ये प्रैक्टिकल के पेपर में आता है, लेकिन इसको आप लोगों ने देख लेना है, बहुत ही आसान है। सिंपली आपको इस तरह का ग्राफ दिया जाएगा और आपने लिखना होगा नीचे कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ठीक है, इसके अंदर। तो आप देखें अगर हम लोग 1 से 5 की तरफ जाते हैं, ठीक है, फिर 5 से 2 की तरफ जाते हैं, फिर 2 से 3 जाते हैं और 3 से 4 जाते हैं, तो आप देखेंगे कि वेट हमारा ज़्यादा बन रहा है क्योंकि 9 + 6 देन 3 देन 11, तो हमारे पास तो वेट ज़्यादा बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ये दूसरा पाथ ट्राई करते हैं जिसमें एक का वेट 6 बन रहा है, एक का 3, एक का 2, एक का 5, एक का 3, तो ये जो हमारे पास पाथ है इसमें कम वेट बन रहा है। इसको आप टोटल कर लीजिएगा कैलकुलेटर निकाल के कि 6 + 3 2 + 5 + 3, इसको भी टोटल कर लीजिएगा एंड देन जो हमारे पास 6 + 3 + 11 कर लीजिएगा तो वो ऑफ कोर्स ज्यादा होगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ का ये मतलब नहीं है कि आपने जितने कम एजेस को यूज करके आप किसी पॉइंट पे पहुंच जाए, नो।
भी दिया ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि अगर हम लोग इस रूट के ज़रिए जाते हैं ना 5 से 2, 2 से 3 एंड देन 3 से 4, तो हमारे पास वेट बनता है 20। ठीक है, अगर हम लोग 5 से 2, 2 से 3, 3 से 6 और 6 से 7 के थ्रू जाते हैं तो हमारे पास वेट बनता है 19। फर्क जो है वो जस्ट एक डिजिट का ही आ रहा है, लेकिन आप लोगों ने ये देखना है ना कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। तो शॉर्टेस्ट पाथ वो होता है कि जिसके अंदर वेट कम हो। यहाँ पे थ्योरेटिकली भी इन्होंने लिखा हुआ है कि जिसका टोटल वेट यानी द वेट विद द ऑल एजेस जो है वो लोएस्ट होगा, वही शॉर्टेस्ट पाथ होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को मैंने डिटेल से समझा दिया तो ये समझ आ गया होगा। देन जी आ गई हैं डिस्टेंस मैट्रिसेस। इसकी जो कॉस्ट होती है ना मे बी वो टाइम के अंदर होती है, यानी डॉलर्स या होप काउंटिंग के अंदर, और उसका जो वेट होता है वो 1 की इक्वल होता है, और जो रिजल्टिंग शॉर्टेस्ट पाथ होता है मे नॉट हैव फ्यूएस्ट होप। ऐसा नहीं है कि अगर शॉर्टेस्ट पाथ है तो उसके होप्स कम होंगे। ठीक है, जिसका वेट कम होगा उसका ही जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड रूट कंप्यूटेशन, हर जो पैकेट स्विच होता है ना उसको हम लोग कंप्यूट करते हैं राउटिंग टेबल के अंदर लोकली। ठीक है, और सेंड करते हैं मैसेज को जो कि उसके नेबर्स यानी उसके करीब जो होगा उसको, एंड इट आल्सो अपडेट्स इंफॉर्मेशन को पीरियडिकली। यानी डिस्ट्रीब्यूटेड राउटिंग कंप्यूटेशन हम लोग इस तरह से परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। क्या होती है? लोकल जो इन्फॉर्मेशन होती है ना नेक्स्ट होप राउटिंग टेबल के अंदर, और जो डिस्टेंस होता है हर स्विच का। ठीक है, जो स्विचेस होते हैं ये पीरियडिकली ब्रॉडकास्ट कर देते हैं टोपोलॉजी इन्फॉर्मेशन को, जैसे कि हमारे पास डेस्टिनेशन हो गया, एट डिस्टेंस हो गया। ठीक है, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है। वेक्टर डिस्टेंस एल्गोरिदम क्या करता है कि पैकेट स्विचेस वेट करते हैं नेक्स्ट अपडेट मैसेज का, और फिर ये आइटरेट करते हैं एंट्रीज जो मैसेज के अंदर होती हैं उसके हिसाब से, और अगर एंट्री जो होगी उसका शॉर्टेस्ट पाथ डेस्टिनेशन होगा तो जो इंसर्ट सोर्स होगी वो नेक्स्ट होप को डेस्टिनेशन और रिकॉर्ड डिस्टेंस के तौर पर एज अ डिस्टेंस फ्रॉम नेक्स्ट होप टू डेस्टिनेशन प्लस द डिस्टेंस फ्रॉम दिस स्विच टू नेक्स्ट होप कर देगी। अच्छा, ये एक किस्म का फार्मूला है, तो ये आप लोगों ने यहाँ से यहाँ तक इजी एज इट इज कर लेना है। लिंक स्टेट राउटिंग क्या है कि लिंक स्टेट राउटिंग नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर हम लोग सेपरेट कर देते हैं रूट कंप्यूटेशन को, और स्विचेस जो है वो लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन को किसे सेंड करते हैं? लोकल कनेक्शंस के अबाउट। यहाँ पे हमारे पास कंपैरिजन आ गया है। अच्छा, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, शॉर्ट के लिहाज से आपसे पूछा जाएगा डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं या लिंक स्टेट एल्गोरिदम की बताएं। तो अब जो डिस्टेंस वेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है इम्प्लीमेंट करने में, और इसके अंदर जो अपडेट्स होती हैं ना वो खुद से हो जाती हैं, एंड इट इज़ यूज्ड इन RIP के अंदर। और जो लिंक स्टेट एल्गोरिदम है उसको आपने याद रखना है कि वो कॉम्प्लेक्स होता है, और स्विचेस जो है वो इंडिपेंडेंट होती हैं कंप्यूटेशन पर, यानी ये उस पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग OSPF को यूज करते हैं, और एग्जांपल्स आ गई यहाँ पे वैन की। हम लोग ऑलरेडी ऑरपा के बारे में ऊपर पढ़ चुके हैं, लेकिन ऑरपा नेटवर्क के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। ये 1960s के अंदर शुरू हुआ था, और इसको फंड किया था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इसकी फुल फॉर्म भी है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, अगर आपके पास MCQs में आता है तो आपको पता होना चाहिए। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट की, और इसके अंदर जो इनोवेटर होता है मैनी ऑफ करंट आइडियाज, ठीक है, वो एल्गोरिदम्स और इंटरनेट टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं। ठीक है, और ये जो अर्ली इसका जो स्टैंडर्ड था ना वो कनेक्शन ओरिएंटेड था, लेकिन जब ये बिगिन हुआ ना IFU पे तो ये ओरिजिनली CCITT पर डिपेंड करने लगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी फ्रेम रिले। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से कि इसके अंदर हम लोग टेल्को सर्विस को यूज़ करते हैं ताकि हम लोग ब्लॉक ऑफ डाटा को डिलीवर कर सकें, और इसके अंदर जो कनेक्शन बेस्ड सर्विस होती है वो मस्ट कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए टेल्को के साथ। ठीक है, और इसके दो जो है वो एंड पॉइंट्स होते हैं, और इसको टिपिकली हम लोग 56 kbps पे या फिर 1.5 mbps पर रन करा सकते हैं टू 100 mbps। ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है कि इसकी रेंज क्या है। नेक्स्ट आ गया जो SMDS स्विच्ड मल्टी मेगाबिट डाटा सर्विस इज आल्सो कॉल्ड टेल्को सर्विस।
जो हम लोग ऊपर टेलको सर्विस के बारे में पढ़ रहे थे ना, ठीक है, वो इसी की शॉर्ट फॉर्म थी। SMDS भी इसे कहते हैं और इसको हम टेलको सर्विस भी कहते हैं। और ये कनेक्शन लेस सर्विस है, इसमें कनेक्शन यूज नहीं होते और इसके अंदर टिपिकली जो रेंज है ना वो है 1.5 Mbps से 1000 तक, ठीक है। हालांकि जो हमने ऊपर रेंज पढ़ी थी ना फ्रेम रिले की, वो 56 या 1.5 Mbps से लेके 100 की थी, ठीक है, इसमें कम थी। लेकिन जो हमारे पास है ना CMDS, इसके अंदर रेंज ज्यादा है। अब हमारे पास जी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, हमारे पूरे मिड टर्म का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो स्टार्ट होता है ATM। ATM से आपके MCQs, आपके शॉर्ट, आपके लॉन्ग, आपका प्रैक्टिकल का पेपर काफ़ी ज़्यादा आपका ATM से जो है वो कवर हो जाएगा। ATM कहते किसे हैं जी? एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड को। और इसको डिज़ाइन किया गया है सिंगल टेक्नोलॉजी फॉर वॉइस, वीडियो एंड डाटा। यानी ये एक सिंगल टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर वॉइस भी यूज होती है, वीडियो भी यूज होती है और डाटा भी यूज होता है। दूसरी चीज, इसके अंदर जो जिटर होता है वो बहुत ही ज्यादा लो होता है, यानी वेरिएंस इन डिलीवरी टाइम। और इसकी कैपेसिटी भी बहुत हाई होती है। इसको हम लोग फिक्स साइज के अंदर, स्मॉल सेल्स के अंदर यूज करते हैं और इसके अंदर 48 ऑक्टेट्स होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 48 ऑक्टेट्स ऑफ डाटा होता है और 5 ऑक्टेट्स का हेडर होता है। और इसको हम लोग मल्टीपल ATM स्विचेस से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे इसके एक किस्म के एडवांटेजेस भी हैं और ये इसका इंट्रोडक्शन भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने लाजमी इसको करना है, ठीक है। 18 लेक्चर हमारे पास आ जाता है कि कनेक्शन ओरिएंटेड जो है हमारे पास नेटवर्किंग क्या होती है। यहाँ पे हम लोग ये ATM का वही जो हम लोग ऑलरेडी पीछे पढ़ आए हैं, ये वही है कि जो टेलीफोन कंपनीज होती हैं, टेलकोज, वही इंट्रोड्यूस कराती हैं ATM को टू मीट सेवरल गोल्स, को मीट करने के लिए और ये हमें प्रोवाइड करवा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जिटर। जिटर एक टर्म है जो कि हम लोग वेरिएंस के लिए यूज करते हैं ट्रांसमिशन डिलेज के अंदर, ठीक है। जिटर क्या होता है? ये सिग्निफिकेंस होता है फॉर वॉइस, वीडियो एंड डाटा। हम लोगों ने बात की थी ना कि ATM के अंदर लो जिटर होता है, ठीक है। और ATM जो है वो एक सिंगल टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर हम वॉइस, वीडियो और डाटा तीनों को ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लैंस के अंदर जो जिटर होता है ना वो अकर होता है अगर जो पैकेट्स होंगे वो डिले हो जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि नेटवर्क बिजी होगा और जो पैकेट्स है ना जब वो डिले हो जाएंगे तो वहां पे जिटर जाहिर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने पैकेट के साइज जो है ये एज इट इज याद रखने हैं क्योंकि ये MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ कि लेक्चर नंबर 18 मिड टर्म के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। MCQs शॉर्ट लॉन्ग हर लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयार करना है। ऑप्टिमम नेटवर्क्स जो है वो 4 KB पैकेट्स को या लार्जर भी यूज़ कर सकते हैं और 8 बिट जो सैम्पल्स होते हैं वो 125 यूज़ पर सैम्पल भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आपको रिक्वायर क्या होता है? हाफ अ सेकेंड टू फिल अ 4 KB पैकेट। देन ATM के जो सेल्स होते हैं ना, ये आपने याद रखना है कि जो हर सेल होता है उसके अंदर 53 ऑक्टेट्स होते हैं और जो ATM है ये स्मॉल और फिक्स साइज के पैकेट्स को यूज करता है जिन्हें हम लोग सेल्स कहते हैं। और ATM का जो हेडर होता है उसके अंदर 10% सिर्फ सेल होते हैं और जो ईथरनेट होता है उसके अंदर जो ओवरहेड होता है उसके अंदर सिर्फ 1% सेल्स होते हैं। तो अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि ATM के हेडर के अंदर 10% ऑफ सेल्स होते हैं। देन ये इन लोगों ने कुछ बिट्स बताई नहीं है, ये आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट इन लोगों ने ओवरऑल एक चीज़ बता दी है। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस क्या होती है कि इसके अंदर जो पैराडिगम होता है ना फॉर नेटवर्किंग वो सिमिलर होता है टू द मैनर इन विच टेलीफोन्स आर यूज। अब ये इन लोगों ने डिटेल्ड एग्जांपल दी हुई है कि अगर एक कॉलर है वो डायल करता है एक नंबर, ठीक है, डेस्टिनेशन का, और जो टेलीफोन है एट द डेस्टिनेशन सिग्नल्स वो अराइवल पर ऑफ द कनेक्शन रिक्वेस्ट होता है। तो अगर वो जो कॉल पर्सन है वो आंसर नहीं करेगा तो जो कॉलर है वो उसको जो है वो टाइम आउट के बाद उसका वेट भी करेगा। और अगर जो कॉल्ड पर्सन है वो आंसर नहीं करता तो कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। और इस डाटा कम्युनिकेशन के अंदर एज बाइनरी कनेक्शन आइडेंटिफायर इज गिवन टू ईच ऑफ द टू पार्टीज टू इनेबल द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कनेक्शन। वर्चुअल चैनल हमारे पास आ गए हैं जिन्हें हम लोग सर्किट्स भी कहते हैं। जो कनेक्शन होता है ना ATM के अंदर उसे ही हम लोग वर्चुअल चैनल कहते हैं या वर्चुअल सर्किट कहते हैं। यही हमारे पास जो है वो वर्चुअल होता है,
ठीक है, यानी जो कनेक्शंस है बेसिकली उसे हम लोग वर्चुअल चैनल भी कह सकते हैं, वर्चुअल सर्किट्स भी कह सकते हैं, या एक टर्म जो प्रेफर्ड बाय सम इसे हम लोग वर्चुअल भी कह सकते हैं। जो वर्चुअल सर्किट्स होते हैं ना उनको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं 24 बिट वैल्यू से, जो कि किससे बनती है, वीपीआई से, या जिसे हम लोग वर्चुअल पाथ आइडेंटिकेटर कहते हैं, जो कि 8 बिट का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, पिछले सेमेस्टर में जो है वो मिड टर्म के अंदर उन्होंने पूछा हुआ था वीपीआई स्टैंड्स फॉर बताएं और उसके अंदर कितनी बिट्स होती। देन हमारे पास VCI या फिर जो वर्चुअल चैनल आइडेंटिकेटर होता है उसके अंदर 16 बिट्स होती हैं, जो आइडेंटिफाई करता है चैनल को, जिसके अंदर वर्चुअल पाथ जो है वो कनेक्शंस को यूज करते हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो 24 बिट पेयर है उसे हम लोग एज अ सिंगल कनेक्शन आइडेंटिफायर भी यूज करते हैं या ट्रीट करते हैं। तो ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्चुअल चैनल्स का। ये VPI और VCI का कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ था पिछली बार, तो उसको आप लोगों ने स्किप नहीं करना। नेक्स्ट हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है जी, आज मिड टर्म का सिलेबस। आई होप कि आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगी होंगी, आप लोगों की तैयारी अच्छे से होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को एक एक चीज़ तैयार करवाऊँ, और मेरा ये सीरीज़ बनाने का मोटिव भी यही था कि आप लोगों को कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे तैयारी करवा सकूँ और बता सकूँ कि पेपर के लिहाज से कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए करंट पेपर्स मुझे मिलेंगे तो वो भी मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके एक पूरी प्रिपरेशनल वीडियोस बना दूंगी, तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। लेकिन सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊं, मज़ीद इस सीरीज़ को कंप्लीट करूं। ठीक है, तो आप लोगों ने नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जो है वो मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।